ज्यूरिस्प्रूडेंस का अर्थ कानून का अध्ययन या विज्ञान होता है। यह हमें समझाता है कि कानून क्या है, क्यों बनाया गया है और समाज में कैसे काम करता है। यह कानून के पीछे के मूल सिद्धांतों और विचारों को स्पष्ट करता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस न्याय, अधिकार, कर्तव्य और समानता का भी अध्ययन करता है। सरल शब्दों में, यह कानून के पीछे की सोच और तर्क है। यह जज, वकील और आम लोगों को कानून को बेहतर समझने में मदद करता है। इसलिए ज्यूरिस्प्रूडेंस कानून के अर्थ और उद्देश्य को समझाने की नींव है। ज्यूरिस्प्रूडेंस, विधिशास्त्र, कानून का अध्ययन और दर्शन है। जॉन सैलमन के अनुसार यह सिविल कानून के मूल सिद्धांतों का विज्ञान है। इसका विषय कानून का अर्थ, प्रकृति, उद्देश्य और उत्पत्ति होता है। इसमें अधिकार, कर्तव्य, न्याय, दायित्व और स्वामित्व जैसे कानूनी सिद्धांत शामिल होते हैं। यह हमें समझने में मदद करता है कि कानून कैसे बनता है, कैसे समझा जाता है और समाज में कैसे लागू होता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस का महत्व यह है कि यह कानून को मजबूत आधार देता है और कानूनी सोच को विकसित करता है। यह न्यायाधीशों और वकीलों को सही और तार्किक निर्णय लेने में मदद करता है। इस प्रकार यह कानून को समाज, नैतिकता और न्याय से जोड़ता है। कानून के स्रोत का अर्थ है वे स्थान या माध्यम जहां से कानून उत्पन्न होता है और अपनी शक्ति प्राप्त करता है। जॉन सैलमन के अनुसार कानून के स्रोत वे हैं जिनसे कानूनी नियम प्राप्त और मान्य होते हैं। कानून के मुख्य स्रोत है विधायन यानी सरकार द्वारा बनाया गया कानून, नजीर यानी न्यायालयों के निर्णय, प्रथा यानी समाज की लंबे समय से चली आ रही मान्य परंपराएं और विधि विद्वानों के लेख। ये स्रोत कानून को बनाने, समझने और विकसित करने में मदद करते हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कानून में निश्चितता, समानता और न्याय सुनिश्चित करते हैं। विधायन का अर्थ है वह कानून जो किसी सक्षम प्राधिकरण जैसे संसद या विधान मंडल द्वारा बनाया जाता है। जॉन सैलमन के अनुसार विधायन वह प्रक्रिया है जिसमें मान्यता प्राप्त प्राधिकरण द्वारा कानून बनाया जाता है। यह आधुनिक कानून का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है क्योंकि यह लिखित, स्पष्ट और लागू करने योग्य होता है। विधायन के मुख्य प्रकार हैं सर्वोच्च विधायन जो संसद द्वारा बनाया जाता है, अधीनस्थ या प्रत्यायोजित विधायन जो अधिकार प्राप्त संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है, और सशर्त विधायन जो कुछ शर्तों के पूरे होने पर लागू होता है। ये प्रकार कानून निर्माण और न्याय व्यवस्था को सुचारू बनाने में मदद करते हैं। प्रथा का अर्थ है ऐसी परंपरा या व्यवहार जो लंबे समय से समाज में चला आ रहा हो और जिसे कानून द्वारा मान्यता मिल गई हो। जॉन सैलमन के अनुसार प्रथा वह आचरण नियम है जिसे लोग लगातार मानते हैं और जिसे कानून के रूप में स्वीकार किया जाता है। एक प्रथा के वैध होने के लिए आवश्यक है कि वह प्राचीन हो यानी लंबे समय से चली आ रही हो, निश्चित और स्पष्ट हो, न्याय संगत हो, बिना रुकावट के लगातार पालन की गई हो और किसी वर्तमान कानून के विरुद्ध न हो। इसे समाज द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार किया जाना भी जरूरी है। वैध प्रथाएं कानून की कमी को पूरा करती हैं और सामाजिक जीवन को दर्शाती हैं। नजीर का अर्थ है न्यायालय का पूर्व निर्णय जिसे समान मामलों में मार्गदर्शन के रूप में उपयोग किया जाता है। जॉन सैलमन के अनुसार नजीर वह न्यायिक निर्णय है जिसमें ऐसा नियम होता है जिसे भविष्य के मामलों में अपनाया जाता है। नजीर के मुख्य प्रकार हैं बाध्यकारी नजीर जिसे निचली अदालतों को मानना होता है, और प्रेरक नजीर जिसे माना जा सकता है परंतु अनिवार्य नहीं होता। नजीर का महत्व यह है कि यह कानून में एकरूपता, निश्चितता और न्याय सुनिश्चित करती है। यह न्यायाधीशों को जल्दी और सही निर्णय लेने में मदद करती है और समय के साथ कानून को विकसित करती है। प्राकृतिक विधि स्कूल एक सिद्धांत है जो कहता है कि कानून का आधार प्रकृति, तर्क और नैतिकता है। थॉमस एक्विनास जैसे विचारकों का मानना था कि सच्चा कानून सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों से आता है जो हर जगह मान्य होते हैं।
इसकी मुख्य विशेषताएं हैं कि कानून का संबंध न्याय और नैतिकता से है, यह सार्वभौमिक और स्थायी है, और यह मानव द्वारा बनाए गए कानून से ऊपर है। यह कहता है कि अन्यायपूर्ण कानून वास्तविक कानून नहीं होता। यह मानव अधिकारों और सामाजिक न्याय पर जोर देता है और अच्छे कानून बनाने में मार्गदर्शन देता है। यथार्थवादी विधि स्कूल एक सिद्धांत है जो कहता है कि कानून वही है जो न्यायालय वास्तव में करते हैं, न कि केवल किताबों में लिखा हुआ। ओलिवर वेंडल होल्म्स जेआर जैसे विचारकों का मानना था कि कानून का वास्तविक अर्थ न्यायाधीशों के निर्णय और उनके व्यवहार में मिलता है। यह सिद्धांत नियमों की बजाय तथ्यों, सामाजिक परिस्थितियों और व्यावहारिक परिणामों पर ध्यान देता है। यह मानता है कि कानून समाज और मानव व्यवहार के अनुसार बदलता है। यह स्कूल कानून को अधिक व्यावहारिक, लचीला और वास्तविक जीवन के करीब बनाता है। हंस केल्सन का शुद्ध विधि सिद्धांत कानून को नियमों की एक ऐसी व्यवस्था के रूप में समझाता है जो नैतिकता, राजनीति या सामाजिक तत्वों से अलग होती है। यह केवल इस बात पर ध्यान देता है कि कानून क्या है, न कि क्या होना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार हर कानून अपनी वैधता किसी उच्च नियम से प्राप्त करता है और अंत में एक मूल नियम यानी ग्रंड नॉर्म पर आधारित होता है। यह कानून को नैतिकता से अलग रखता है और उसकी शुद्धता पर जोर देता है। यह सिद्धांत कानून को स्पष्ट, वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप में समझने में मदद करता है। कानून और राज्य के संबंध को विभिन्न सिद्धांतों के माध्यम से समझाया गया है। जॉन ऑस्टिन के अनुसार कानून संप्रभु का आदेश है, इसलिए कानून राज्य पर निर्भर करता है। हंस केल्सन के अनुसार राज्य और कानून एक ही हैं, यानी राज्य स्वयं एक कानूनी व्यवस्था है। प्राकृतिक विधि के विचारक जैसे थॉमस एक्विनास मानते हैं कि कानून राज्य से ऊपर है और उसे नैतिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। ऐतिहासिक विधि स्कूल के फ्रेडरिक कार्ल वॉन सैविनी के अनुसार कानून समाज की परंपराओं से विकसित होता है, केवल राज्य से नहीं। इस प्रकार कुछ सिद्धांत कानून को राज्य पर निर्भर बताते हैं, जबकि अन्य इसे स्वतंत्र या राज्य से उच्च मानते हैं। कानून में सामाजिक अभियांत्रिकी का अर्थ है समाज को सुधारने और व्यवस्थित करने के लिए कानून का उपयोग करना। यह अवधारणा रॉस्को पाउंड ने दी थी, जिन्होंने कहा कि कानून को व्यक्तियों और समाज के हितों में संतुलन बनाना चाहिए। इसका उद्देश्य अधिकतम आवश्यकताओं को पूरा करके न्यूनतम टकराव के साथ सामाजिक समरसता, न्याय और कल्याण स्थापित करना है। इसमें कानून एक इंजीनियर की तरह समाज को व्यवस्थित करता है। यह विचार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कानून के माध्यम से सामाजिक प्रगति पर जोर देता है। आदेशात्मक विधि सिद्धांत जॉन ऑस्टिन द्वारा दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि कानून संप्रभु का आदेश है। उनके अनुसार कानून एक उच्च व्यक्ति द्वारा निम्न व्यक्ति को दिया गया आदेश है, जिसका पालन करना आवश्यक होता है। उन्होंने बताया कि हर कानून में 3 तत्व होते हैं: आदेश, कर्तव्य और दंड। यदि कोई व्यक्ति कानून का पालन नहीं करता तो उसे दंड मिलता है, जिसे सैंक्शन कहा जाता है। संप्रभु वह सर्वोच्च सत्ता है जिसके आदेशों का लोग सामान्य रूप से पालन करते हैं। यह सिद्धांत कानून की प्रकृति को स्पष्ट रूप से समझाता है कि यह बल के साथ लागू किए गए आदेशों की प्रणाली है। वेस्ली न्यूकोम हॉफेल्ड ने अधिकारों को 4 भागों में विभाजित किया ताकि कानूनी शब्दों की भ्रम की स्थिति दूर हो सके। पहला है अधिकार और कर्तव्य, जिसमें एक के अधिकार से दूसरे पर कर्तव्य बनता है। दूसरा है विशेषाधिकार और नो राइट, जिसमें व्यक्ति को कार्य करने की स्वतंत्रता होती है और दूसरों को रोकने का अधिकार नहीं होता। तीसरा है शक्ति और दायित्व, जिसमें एक व्यक्ति कानूनी संबंध बदल सकता है और दूसरा उससे बंधा होता है। चौथा है प्रतिरक्षा और अक्षमता, जिसमें व्यक्ति दूसरों की कानूनी शक्ति से सुरक्षित रहता है। यह वर्गीकरण कानूनी संबंधों को स्पष्ट रूप से समझने में बहुत सहायक है। अधिकार और कर्तव्य सहसंबंधित होते हैं,
अर्थात वे हमेशा साथ साथ होते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस विचार को वेस्ली न्यूकोम हॉफेल्ड ने स्पष्ट किया। इसका अर्थ है कि जब एक व्यक्ति के पास अधिकार होता है तो दूसरे व्यक्ति पर उस अधिकार का सम्मान करने का कर्तव्य होता है। उदाहरण के लिए, यदि ए को संपत्ति का अधिकार है तो बी का कर्तव्य है कि वह उसमें हस्तक्षेप न करे। एक बिना दूसरे के अस्तित्व में नहीं रह सकता। यह सिद्धांत कानूनी संबंधों में संतुलन और जिम्मेदारी को दर्शाता है। स्वामित्व का अर्थ है किसी व्यक्ति का संपत्ति पर पूर्ण कानूनी अधिकार, जिसमें उसे उपयोग करने, नियंत्रित करने और दूसरों को दूर रखने का अधिकार होता है। जॉन सैलमन के अनुसार स्वामित्व संपत्ति पर सबसे पूर्ण अधिकार है। प्रत्यक्ष स्वामी वह व्यक्ति होता है जो बाहर से वास्तविक मालिक दिखाई देता है लेकिन वास्तव में मालिक नहीं होता। उसके पास वास्तविक स्वामी की अनुमति से संपत्ति का कब्जा और अधिकार होता है। यदि कोई तीसरा व्यक्ति अच्छे विश्वास में उससे संपत्ति खरीदता है तो कानून उस खरीदार की रक्षा कर सकता है। यह सिद्धांत संपत्ति के लेनदेन में न्याय सुनिश्चित करता है। कब्जे को कानून द्वारा इसलिए सुरक्षित किया जाता है क्योंकि यह समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखता है। फ्रेडरिक कार्ल वॉन सैविनी के अनुसार स्वामित्व के बिना भी कब्जे का कानूनी महत्व होता है। कानून कब्जे की रक्षा इसलिए करता है ताकि लोग स्वयं बल प्रयोग करके अपने अधिकार लागू न करें। यह सुनिश्चित करता है कि विवाद न्यायालय के माध्यम से सुलझें। कब्जे की सुरक्षा संपत्ति संबंधों में स्थिरता भी लाती है। इस प्रकार न्याय और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए कब्जे को संरक्षण दिया जाता है। कब्जा प्राप्त करने का अर्थ है वे तरीके जिनसे कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर नियंत्रण प्राप्त करता है। फ्रेडरिक कार्ल वॉन सैविनी के अनुसार कब्जे में भौतिक नियंत्रण और रखने की इच्छा दोनों शामिल होते हैं। इसके मुख्य तरीके हैं प्रत्यक्ष कब्जा, जैसे किसी वस्तु पर अधिकार करना, सुपुर्दगी जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को कब्जा देता है, रचनात्मक सुपुर्दगी जिसमें बिना भौतिक हस्तांतरण के नियंत्रण दिया जाता है, और कानून के माध्यम से जैसे उत्तराधिकार। कब्जा खोई हुई वस्तु पाने या एजेंट के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। ये तरीके संपत्ति पर कानूनी नियंत्रण को मान्यता देते हैं। विधिशास्त्र में टाइटल का अर्थ है वह कानूनी आधार जिससे किसी संपत्ति पर स्वामित्व या अधिकार प्राप्त होता है। जॉन सैलमन के अनुसार टाइटल वह स्रोत है जिससे स्वामित्व उत्पन्न होता है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि यह किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार को साबित करता है और कब्जे तथा वास्तविक स्वामित्व में अंतर स्पष्ट करता है। यह न्यायालय को विवादों में सही मालिक पहचानने में मदद करता है। यह संपत्ति के लेनदेन में सुरक्षा और निश्चितता भी सुनिश्चित करता है। इस प्रकार टाइटल संपत्ति के अधिकारों की नींव होता है। एनिमस डोमिनी का अर्थ है किसी व्यक्ति की यह मंशा कि वह संपत्ति को अपने स्वामी के रूप में रखे। यह कब्जे का एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसे फ्रेडरिक कार्ल वॉन सैविनी ने समझाया। इसका मतलब है कि व्यक्ति के पास केवल वस्तु का भौतिक नियंत्रण ही नहीं, बल्कि उसे अपना मानने की इच्छा भी होनी चाहिए। इस इच्छा के बिना कब्जा पूर्ण नहीं माना जाता। उदाहरण के लिए, नौकर के पास वस्तु होती है लेकिन वह उसका मालिक बनने की मंशा नहीं रखता। इसलिए यह वास्तविक कब्जे और केवल अभिरक्षा में अंतर बताता है। संपत्ति का अर्थ है वह वस्तु या अधिकार जिस पर किसी व्यक्ति का कानूनी स्वामित्व, उपयोग और नियंत्रण होता है। जॉन सैलमन के अनुसार संपत्ति अधिकारों का एक समूह है जिसे कानून मान्यता देता है। इसके मुख्य प्रकार हैं चल संपत्ति जैसे वस्तुएं, धन और वाहन, और अचल संपत्ति जैसे भूमि और भवन। इसे आगे मूर्त संपत्ति जो दिखाई देती है और अमूर्त संपत्ति जैसे अधिकार, पेटेंट और गुडविल में भी बांटा जाता है। संपत्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्वामित्व और आर्थिक हितों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है।
सख्त दायित्व का सिद्धांत यह कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के कार्य से नुकसान होता है तो उसे बिना गलती या लापरवाही के भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यह सिद्धांत राइलेंस वी फ्लेचर मामले में स्थापित हुआ था। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी जमीन पर कोई खतरनाक वस्तु रखता है और वह बाहर निकलकर नुकसान करती है तो वह जिम्मेदार होगा। इसमें गलती साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि ईश्वर की इच्छा या पीड़ित की सहमति जैसे कुछ अपवाद होते हैं। यह सिद्धांत खतरनाक कार्यों में सुरक्षा और जिम्मेदारी सुनिश्चित करता है। लापरवाही का सिद्धांत यह कहता है कि जब कोई व्यक्ति उचित सावधानी नहीं बरतता और उससे दूसरे को नुकसान होता है तो वह जिम्मेदार होता है। यह सिद्धांत डोनाग वी स्टेवेंसन में स्थापित हुआ। लापरवाही साबित करने के लिए 3 तत्व आवश्यक हैं: देखभाल का कर्तव्य, उस कर्तव्य का उल्लंघन और उससे हुआ नुकसान। यदि कोई व्यक्ति सामान्य समझदारी से काम नहीं करता तो उसे लापरवाह माना जाता है। यह सिद्धांत लोगों को सावधानी से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। कानूनी दायित्व का अर्थ है वह कर्तव्य जो कानून द्वारा किसी व्यक्ति पर लगाया जाता है और जिसका पालन करना आवश्यक होता है। जॉन सैलमन के अनुसार यह ऐसा बंधन है जिसे कानून मान्यता देता है और जिसके अनुसार व्यक्ति को कुछ करना या न करना होता है। यदि कोई व्यक्ति इस कर्तव्य का पालन नहीं करता तो उसे कानूनी परिणाम या दंड भुगतना पड़ सकता है। यह दायित्व कानून, अनुबंध या न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न होता है। यह समाज में अनुशासन, व्यवस्था और न्याय बनाए रखता है। कानून के अनुसार न्याय का अर्थ है लोगों के साथ कानूनी नियमों के अनुसार उचित और निष्पक्ष व्यवहार करना। यह अधिकारों की रक्षा करता है और गलत कार्यों को दंडित करता है। कार्यपालिका और प्रशासनिक न्याय वह है जो सरकार और प्रशासन द्वारा कानून लागू करते समय दिया जाता है। विधायी न्याय वह है जिसमें विधायिका समाज के हित में न्यायपूर्ण कानून बनाती है। न्यायिक न्याय वह है जो न्यायालयों द्वारा कानून की व्याख्या और लागू करके विवादों में दिया जाता है। ये सभी मिलकर समानता, निष्पक्षता और कानून की सही व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। सामान्य हित न्याय का सिद्धांत यह कहता है कि कानून और न्याय का उद्देश्य पूरे समाज का कल्याण होना चाहिए, न कि केवल व्यक्तिगत हित। थॉमस एक्विनास जैसे विचारकों का मानना था कि सच्चा न्याय सभी लोगों के सामान्य हित को बढ़ावा देता है। इसमें व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन आवश्यक है। कानून ऐसे बनाए और लागू किए जाने चाहिए जो अधिकतम लोगों के हित में हों। यह सिद्धांत समाज में समता, समानता और विकास सुनिश्चित करता है। उपयोगितावादी न्याय सिद्धांत का अर्थ है कि न्याय तब होता है जब अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्राप्त हो। इसे जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल ने समर्थन दिया। यह व्यक्तिगत अधिकारों की बजाय समाज के कुल कल्याण पर ध्यान देता है। अधिकार सिद्धांत, जिसे रॉबर्ट नोजिक ने दिया, कहता है कि न्याय इस बात पर निर्भर करता है कि संपत्ति कैसे प्राप्त और स्थानांतरित की गई है। यदि संपत्ति सही तरीके से प्राप्त की गई है तो व्यक्ति उस पर अधिकार रखता है और राज्य को अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार उपयोगितावाद सामूहिक हित पर और अधिकार सिद्धांत व्यक्तिगत अधिकारों पर जोर देता है। कानून के बिना न्याय का अर्थ है नैतिकता, आचार और प्राकृतिक सिद्धांतों के आधार पर न्याय करना, भले ही कोई औपचारिक कानून न हो। थॉमस एक्विनास जैसे विचारकों का मानना था कि सच्चा न्याय नैतिक मूल्यों और प्राकृतिक विधि से आता है, केवल मानव द्वारा बनाए गए कानून से नहीं। यह मानव आचरण में सही और निष्पक्षता पर जोर देता है। यदि कोई कानून नहीं है या अन्यायपूर्ण है, तब भी लोग नैतिक सिद्धांतों का पालन करके न्याय कर सकते हैं। यह सिद्धांत दिखाता है कि न्याय कानून से ऊपर है और अच्छे कानून बनाने में मार्गदर्शन देता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कई प्रावधान देता है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता देता है।
अनुच्छेद 15 भेदभाव को रोकता है और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है तथा अनुच्छेद 21 गरिमा के साथ जीवन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। विशाखा वी स्टेट ऑफ राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के दिशा निर्देश दिए। शायरा बनोवी यूनियन ऑफ इंडिया में 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया, जिससे मुस्लिम महिलाओं के अधिकार सुरक्षित हुए। मैरी रॉय वी स्टेट ऑफ केरला में महिलाओं को समान उत्तराधिकार अधिकार दिए गए। ये प्रावधान और निर्णय महिलाओं को समानता, गरिमा और सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्राकृतिक विधि का अर्थ है ऐसे सार्वभौमिक नियम जो प्रकृति, तर्क और नैतिकता पर आधारित होते हैं और मानव आचरण का मार्गदर्शन करते हैं। थॉमस एक्विनास जैसे विचारकों का मानना था कि ये नियम जन्मजात होते हैं और मनुष्य द्वारा बनाए नहीं जाते। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं कि यह सार्वभौमिक, अपरिवर्तनीय और सभी पर लागू होती है। यह तर्क और नैतिक मूल्यों पर आधारित होती है और मानव निर्मित कानून से ऊपर होती है। यह कहती है कि अन्यायपूर्ण कानून वास्तविक कानून नहीं होता। यह न्याय, निष्पक्षता और नैतिकता को बढ़ावा देती है।